यही है मेरा ट्रिप कर्व, यही आपका एग्जाम में आएगा, तो इसी तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है। और पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा और मेरा लोड द करंट नहीं जाएगा, तो देखेंगे क्या है, जनरेटर चालू किया फिर भी करंट कहीं नहीं आया, फिर भी लाइन क्यों कट गया, तो देखेंगे अच्छा ओवर करंट फ्लो हो रहा था इसलिए। तो अगर मान लीजिए 100 का 10 गुना 1000 एम्पियर करंट आ गया, 20 गुना 2000 एम्पियर करंट आ गया, तो फिर दिक्कत है ना, मोटर का कॉइल जल सकता है। तो इसीलिए वहां पर मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपका टाइप डी एमसीबी लगाते हैं वहां। पांचवा मैंने अभी आपको बताया था, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन हो गया। छठा रीसेट है ना, मैनुअली उसको रीसेट करने का प्रोविजन रहा। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रूपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक। तो दोस्तों ये आज का जो हमारा वीडियो है वो कंसेप्ट ऑफ एसीसीएल। देखिएगा दोस्तों, आप लोग जो सिलेबस होगा ना उसमें देखिएगा लिखा होगा कंसेप्ट एसीसीएल, उसमें फुल फॉर्म लिखा होगा ऑटोमेटिक चेंज ओवर विद करंट लिमिटर। केवल कंसेप्ट पढ़ने बोला है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग एप्लीकेशन कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी हम लोग कंस्ट्रक्शन के साथ उसका वर्किंग उसका एप्लीकेशन सब कुछ बता देता है ताकि पढ़िए रहे तो पूरा अच्छा तरीके से आपका क्लियर भी हो जाए। क्योंकि ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ये आपका रिलेटेड है प्रोटेक्शन स्विच गियर के से रिलेटेड, मतलब ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। मतलब जिस तरह से एमसीबी पढ़े नहीं, आज की वीडियो में एमसीबी पढ़ेंगे, एमसीसी भी पढ़े, ईएलसी भी पढ़े, आरसीसी भी पढ़े, एमपीसी भी पढ़े, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर, उसी तरीके से एसीसीएल भी उसी तरीके से दोस्तों है ना। तो ये भी एक स्विच गियर है, तो इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ आज की वीडियो में हम लोग ये जो क्या बोलते हैं एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, उसको भी उसका पूरा एप्लीकेशन कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब कुछ आज की वीडियो में समझेंगे। और जो भी उसका ये लिखा होगा क्या ट्रिप कर्व, उसको समझना बड़ी जरूरी है ना। तो आप एकदम वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको ये सब एकदम बिल्कुल सरल शब्दों में समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, कॉपी और कलम लेकर के बैठे, जैसा कि हमारा नियम है ना कि हम लोग पढ़ाते चलते हैं और साथ ही साथ उसका नोट्स भी प्रॉपर लिखवाते चलते हैं, ये हमारा नियम है ना। हम लोग ऐसे पूरा वीडियो पढ़ा करके पार नहीं करने देंगे, एकदम साथ ही साथ कॉपी कलम लेकर के आपको बैठना, नोट्स बनाते चलना। इससे पहले अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में सारा वीडियो का लिंक होगा, आप जरूर जाकर के हर एक वीडियो को वॉच जरूर कीजिए है ना। शाबाश बेटा। और सब का नोट्स एकदम कॉपी में प्रॉपर लिख लीजिए। तो चलिए आप लोग हेडिंग डाल दीजिए अपना कॉपी में, कंसेप्ट ऑफ एसीसीएल। एसीसीएल क्या है ना, एसीसीएल क्या है। तो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म तो एसीसीएल का फुल फॉर्म इट स्टैंड्स इसको इस तरीके से लिखते हैं, कंसेप्ट ऑफ एसीसीएल ना। तो कंसेप्ट क्या है इसका समझते हैं। तो सबसे पहले एसीसीएल आप लोग दोस्तों फिलहाल अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको लिखते चलिए, जब मैं समझाऊंगा तब आप लोग रुक जाइएगा, लिखने के माने लिखने से रुक जाइएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। एसीसीएल स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक चेंज ओवर। ये एसीसीएल का फुल फॉर्म लिख रहे हैं ना, चेंज ओवर को एक साथ लिखिए है ना, सबका क्या मतलब होता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। चेंज ओवर विथ करंट लिमिटर का कैपिटल एल लिखिए, क्योंकि एल यहां पर कैपिटल में, करंट लिमिटर फुल स्टॉप, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो गया, लिख लिए होंगे। एसीसीएल स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक चेंज ओवर विथ करंट लिमिटर। अब ये क्या है, ये एक स्विच गियर है दोस्तों, ये एक ऐसा स्विच गियर है जिसका इस्तेमाल करते हैं करंट को, जो लोड में जा रहा है करंट, जैसे हम लोग के घर में जो बल्ब वगैरह चल रहा है तो उसमें करंट आया है ना, हाँ, तो जो लोड करंट है इसको हम लोग बोलेंगे लोड करंट। हाँ देखिए इस तरीके से, ये सप्लाई वोल्टेज है ना, VS सप्लाई वोल्टेज है और ये मेरा घर का लोड है ना, ये लोड है, ठीक। तो यहाँ पर जो सोर्स से जो करंट निकलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, इसको सोर्स करंट बोलेंगे IS, और जो लोड में पहुंचेगा उसको क्या बोलेंगे, लोड करंट बोलेंगे, लोड करंट। तो सोर्स करंट और लोड करंट तो एक ही हुआ ना, हाँ। तो लोड करंट तो आपको समझ में आ गया, जो हमारे घर में जो लोड करंट पहुंच रहा है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं है ना, उसको चेंज कर सकते हैं, लोड करंट को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम मेन सप्लाई से जेनरेटर सप्लाई में है ना, मेन सप्लाई से जेनरेटर सप्लाई में। मेन सप्लाई जो आपके घर में जो सप्लाई आ रहा है वही मेन सप्लाई मेंस है ना, और जेनरेटर सप्लाई जो अलग से शादी ब्याह में आप लोग देखे होंगे लाइन कट जाता है तो जेनरेटर रखता है ना इमरजेंसी के लिए, तो उस जेनरेटर सप्लाई। तो मतलब ये वहीं पर ये वाला यूज होगा या फिर ये वाला वहीं पर यूज होगा जहां पर दो गो पावर सप्लाई है ना, दो गो, एक मेंस पावर सप्लाई जो नॉर्मल आ रहा है घर में, और एक जेनरेटर सप्लाई जो सेकेंडरी बैकअप की तरह यूज होगा। समझ में आ गया। कोई पूछेगा एसीसीएल क्या है, एसीसीएल एक स्विच गियर है, प्रोटेक्टिव स्विच गियर, माने एक स्विच गियर है जिसका यूज किया जाता है किस लिए, लोड करंट को चेंज करने के लिए फ्रॉम मेन सप्लाई टू जेनरेटर सप्लाई। तो मेन सप्लाई से जेनरेटर सप्लाई में हमको करंट को बदलने की जरूरत क्यों पड़ा,
क्योंकि मेन सप्लाई मान लेते कट गया, इसीलिए हमको जनरेटर चालू करना पड़ा ना। जैसे लाइन में घर में लाइन कट जाता है तो हम लोग जनरेटर चालू कर देते हैं। हाँ, तो किस लिए जनरेटर का जरूरत पड़ा? जब लाइन कट गया तो मतलब व्हेन मेंस इज फेल्ड, जब मेंस फेल हो जाता है तब हम लोग जनरेटर सप्लाई का यूज करते हैं। तो बस अभी जो मैंने कहा उसको लिख देते हैं ताकि छोटा छोटा चीजों को हम लोग समझेंगे और लिखेंगे तो अच्छा तरीके से समझ में आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक है, तो लिखते हैं कि ACCL और आप लोग भी लिखते चलिए इज अ काइंड ऑफ स्विच गियर। स्विच गियर सब्जेक्ट में पढ़ रहे तो स्विच गियर होगा ना, है ना। ACCL इज अ काइंड ऑफ स्विच गियर which is used to change, चूंकि इसका नाम में लिखा हुआ है चेंज ओवर, तो चेंज करेगा किसको? चेंज करेगा करंट को, लोड करंट को। चेंज लोड, इट इज यूज्ड टू चेंज द लोड करंट फ्रॉम मेंस सप्लाई टू जनरेटर सप्लाई, फुल स्टॉप। ठीक है, व्हेन मेंस सप्लाई या फिर व्हेन मेंस फेल्ड, जब मेंस क्या हो जाता है? फेल्ड हो जाता है, तब हम लोग किसका यूज करते हैं? ACCL का यूज करते हैं, यानी जनरेटर, उसमें क्या होता है? जनरेटर सप्लाई का हम लोग यूज करते हैं, है ना। तो ACCL क्या करता है? केवल चेंज करता है बस। कभी जनरेटर सप्लाई को कनेक्ट कर देता है तो मेरा घर में जनरेटर का लाइन आने लगता है, कभी मेन सप्लाई को कनेक्ट कर देता है तो घर में जो लाइन आ रहा है वो मेंस वाला लाइन आ रहा है। सिंपल सा बात है, जो ट्रांसफार्मर से आ रहा है वो मेंस सप्लाई, जो जनरेटर से आ रहा है वो जनरेटर सप्लाई। इसका देखिए अभी आपको खाली मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझिए, नहीं समझ में आएगा तो इसका डायग्राम जो मैं कंस्ट्रक्शन बताऊंगा वहां पर 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसमें क्या है? ACCL में ऑटोमेटिक चेंज ओवर करंट लिमिटर में और क्या है? तो इसमें क्या है? इसमें दोस्तों जो जैसे हम मान लेते हैं अभी जो मेन सप्लाई चल रहा है, ठीक है, मान लेते हैं घर का लाइन कट गया तो जनरेटर चालू करेंगे ना, तो जनरेटर चालू करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि जनरेटर चालू किए, ठीक है, जनरेटर में माने पावर हमको मिल रहा है, करंट मिल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि घर में कोई बहुत ज्यादा लोड लगा दिया है, बहुत ज्यादा लोड यानी ओवरलोड लगा दिया, तो ओवरलोड लगा दिया है तो जनरेटर से ओवर करंट भी तो खींचने लगेगा, ज्यादा करंट खींचने लगेगा तो मेरा जनरेटर खराब हो सकता है, बिल्कुल खराब हो सकता है। तो फिर उस समय में जब लोड करंट बढ़ जाएगा, है ना, जब लोड करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब लोड ओवरलोड लग गया, ओवरलोड में करंट भी ओवर करंट खींचने लगेगा जनरेटर से, तब क्या होगा कि एक ऐसा प्रावधान भी रहता है, मतलब एक ऐसा व्यवस्था भी रहता है ACCL में, एक ऐसा व्यवस्था भी रहता है, माने एक ऐसा सुविधा कि जब ओवरलोड होने लगेगा, जब ओवर करंट खींचने लगेगा जनरेटर सप्लाई से, है ना, तो अपने क्या आ जाएगा? पावर जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो पावर डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जैसे देखिए कि ओवर करंट खींचने लगेगा, पावर को डिस्कनेक्ट कर दो, जनरेटर बच जाएगा। तो ये इसलिए तो इट इज, तो ये वही वाला जो मैं अभी बोला, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो लिख देते, उससे समझ में आ जाएगा। तो इट इज आल्सो प्रोविजन का मतलब प्रावधान, इट इज आल्सो प्रोविजन टू कंट्रोल लिमिट द करंट फ्लो टू द लोड, फुल स्टॉप। when load current increases when load current increases on जनरेटर सप्लाई, जब जनरेटर सप्लाई पर लोड करंट अगर बढ़ जाता है, कॉमा, इट डिस्कनेक्ट द पावर, या पावर को डिस्कनेक्ट कर देता है। बहुत अच्छा चीज है, ये तो फायदा है मेरे लिए, है ना। जैसे ओवर करंट खींचने लगेगा, है ना, तो मेरा अपने पावर डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए और मेरा जनरेटर बच जाएगा। हाँ, तो ये हो गया दोस्तों ACCL का कांसेप्ट, यही आपको सिलेबस में लिखा गया। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या है ना। तो ये डिफिनेशन पहले लिख लीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिक चेंज ओवर करंट लिमिट। ऑटोमेटिक क्यों है वो अभी आपको कंस्ट्रक्शन में पता चलेगा। चेंज ओवर तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर चेंज होगा और बढ़िया से समझ में आएगा, तो कंस्ट्रक्शन में समझ में आ जाएगा। विथ करंट लिमिटर, करंट को लिमिट करता है। हाँ, इसमें करंट लिमिटर विथ का मतलब साथ ही साथ एक और चीज दिया गया, क्या? करंट लिमिटर की सुविधा भी दी गई, मतलब करंट को लिमिट भी करता है। ज्यादा करंट फ्लो होगा तो पावर को डिस्कनेक्ट कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, सर्किट ब्रेकर लगा रहता है। ACCL एक प्रकार का स्विच गियर है जिसका इस्तेमाल करता है लोड करंट को, जो हमको लोड तक मिल रहा है करंट, उसको चेंज करने के लिए, कभी जनरेटर में, कभी मेंस में, कभी जनरेटर में, कभी मेंस में। ऐसा कब?
जब मेन सप्लाई कट जाता है तब व्हेन मेन फेल्स, है ना, इट इज आल्सो प्रोविजन टू कंट्रोल लिमिट द करंट फ्लो टू द लोड, यानी जो लोड में करंट फ्लो हो रहा है उसको लिमिट, माने उसका लिमिट, उसका जो माने उसका जो मात्रा है, अमाउंट है, उसको लिमिट करके उसको कंट्रोल करता है। लिमिट द करंट, करंट जो फ्लो हो रहा है उसको लिमिट करके कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने का भी इसमें व्यवस्था है ना, प्रावधान है। अच्छा, तो जब लोड करंट बढ़ जाता है जनरेटर सप्लाई में, मेन सप्लाई नहीं, मेंस में कोई चीज नहीं रहता है, जनरेटर सप्लाई में सर्किट ब्रेकर लगा हुआ रहता है, जो क्या करता है, जैसे ओवर करंट फ्लो होने लगता है ना, या फिर ओवर करंट खींचने लगता है लोड, है ना, तो क्या कर देता है, जो जनरेटर से सप्लाई यानी पावर जा रहा है उसको डिस्कनेक्ट कर देगा, कौन, सर्किट ब्रेकर। और जनरेटर से जो भी करंट जा रहा है तो उसको डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब अब कोई करंट नहीं फ्लो होगा। हाँ, तो अब जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा फिर जनरेटर से सप्लाई लिया जाएगा। मतलब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, जो आप ओवरलोड लगाए उसको कम कीजिए, बस यही इसका सॉल्यूशन है। अब इसका दोस्तों कंस्ट्रक्शन लिखा है, कंस्ट्रक्शन में ही इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट, उसको समझिए तब तो बन गया। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। तो दोस्तों आप हेडिंग डाल दीजिए कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन देखें तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम को ना बगल में छाप देते और उसके बारे में जो भी है वो बगल में यहाँ पर लिखेंगे, है ना, ताकि पढ़ते चले, यहाँ देखते चले, डायग्राम को देखते चलेंगे, फिगर को देखते चलेंगे और इसके बारे में लिखते चलेंगे, वो बढ़िया रहेगा। लेकिन फिगर को यानी डायग्राम को वो आपको नीचे में ड्रॉ करना है, कॉपी का नीचे में, है ना, लिखने के बाद। तो अभी फिलहाल हम लोग बगल में छाप देते। तो इसमें दोस्तों 2 चीज रहता है, क्या, इस तरीके से, बस ये हो गया दोस्तों इसका कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, अब इसका समझने वाला पार्ट है, अब यहीं से समझना है इसको। अब यहीं से इसका डायग्राम ठीक से दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक से दिख रहा है ना, हाँ एकदम मस्त दिख रहा है। अब इसको समझना है, यहाँ पर क्या क्या है सब कुछ समझना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर समझिए, न्यूट्रल फेज चला गया, न्यूट्रल सीधे लोड तक, ये चला गया फेज। यहाँ पर कॉन्टैक्ट पहले क्या रहता है, पहले क्या रहता है, अगर आपका मेन सप्लाई मतलब जो आपका ट्रांसफार्मर से आ रहा है वो अगर है, चालू है, कोई दिक्कत नहीं, तब ये वाला इससे सटा रहेगा। क्यों सटा रहेगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है इस आयरन पीस को अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि इससे करंट आ रहा है ना, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा और इसको खींच लेगा, खींच करके रखेगा, तो ये भी ऊपर सटल रहेगा। ये सब जो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है ये इस फील्ड कॉन्टैक्ट से सटल रहेगा, और इस तरीके से आपका यहाँ से न्यूट्रल जा रहा है, यहाँ से फेज चल जाएगा, लोड तक चल जाएगा करंट, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मान लेते लाइन कट गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं इस कॉइल में, तो इसको छोड़ देगा, तो ये स्प्रिंग वापस अपना जगह में ले आएगा, सटाएगा नहीं, यहाँ पर जनरेटर में नहीं सटाएगा। जनरेटर में कब सटाएगा, ये स्प्रिंग नीचे इसको कब खींचेगा, है ना, स्प्रिंग इसको नीचे तब खींचेगा जब यहाँ पर जनरेटर को हम लोग चालू करेंगे। जब जनरेटर को चालू किया, इससे जब जनरेटर करंट जाने लगा, है ना, जनरेटर सप्लाई, है ना, तब क्या होगा, और वो भी लिमिट अमाउंट में, जो भी उसका रेटेड वैल्यू है उतना जा रहा है। तो ये जो अब क्या हुआ, ये जो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है ना, चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है ना, ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, हाँ यहाँ आ जाएगा। ये नीचे माने ऊपर पहले था, एक जगह में था, एक फिक्स जगह में था, अब वो स्प्रिंग इसको नीचे खींच लेगा। क्योंकि अब क्या हुआ, इसमें करंट आ गया ना, इसमें करंट आ गया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस जगह में आ गया ना, इस तार में पूरा करंट आ गया, तो इस आयरन इस कॉन्टैक्ट को क्या कर लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, तो ये आप कॉन्टैक्ट नीचे आ जाएगा और यहाँ पर भर जाएगा, माने यहाँ पर सेट हो जाएगा, यहाँ, है ना, वो कट गया, उससे अलग हो गया, यहाँ पर इससे कनेक्ट हो गया, और इस तरीके से मेरा लोड तक अभी भी पावर जाएगा, इधर से जाएगा न्यूट्रल, तब ये वाला क्या बन जाएगा, फेज की जगह में ये हो जाएगा न्यूट्रल, है ना, ये हो जाएगा फेज की जगह में क्या हो जाएगा, न्यूट्रल और न्यूट्रल, तब ये बन जाएगा आपका फेज की जगह में न्यूट्रल, और ये चला जाएगा आपका फेज बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, यहाँ पर फेज बन जाएगा। मतलब यहाँ पर समझने लायक आप लोग समझ जाइए ना कि यहाँ पर फेज न्यूट्रल का कॉन्सेप्ट है ना, इस तरीके से लोड, लेकिन लोड वहीं पर करंट मिलेगा, इस तरीके से इधर से जाएगा करंट। तो ये सब क्यों बनाए हैं, तो सर ये सब किस लिए बनाए, ये सब इसलिए बनाए कि जब जनरेटर में करंट अमाउंट एकदम सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल करंट जा रहा है, अचानक मान लेते करंट बढ़ गया, क्योंकि जनरेटर है, करंट बढ़ भी सकता है, यदि आप ज्यादा लोड लगा दिया तो जनरेटर में करंट ज्यादा खींचने लगा, माने जनरेटर से ज्यादा खिंचाने लगा करंट, जनरेटर से ज्यादा करंट प्रोड्यूस होने लगा, तो ज्यादा करंट, है ना, तो ओवर करंट एक तरह का हो गया ओवर करंट। तो ओवर करंट जैसे होगा तो यहाँ पर अब नॉर्मल करंट इधर नहीं जाएगा, बल्कि अब इसको शॉर्ट सर्किट माने शॉर्ट रास्ता, है ना, शॉर्ट पाथ, तो छोटा रास्ता इसको इधर मिल जाएगा,
तब क्या हुआ, कुछ कुछ करंट, ना कुछ कुछ करंट अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में आ गया, इस माने करंट कॉइल में आ गया, इस करंट कॉइल में, और इस कॉइल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, जाहिर सी बात है। और ये वाला आयरन पीस थोड़ा इसके नजदीक में रहता है तो तुरंत खींच लेगा तो ये कॉन्टैक्ट सब अलग हो जाएगा, सर्किट डिस्कनेक्ट और पावर माने करंट फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो बस लोड तक आपका करंट जाना बंद हो जाएगा। फिर देखेंगे कि लाइन कट गया, जनरेटर चालू किया फिर भी लाइन कट गया, क्यों? क्योंकि ओवर करंट आने लगा था इसलिए। तो आपका घर में जो लोड लगा हुआ वो भी बच जाएगा, जनरेटर भी बच जाएगा। बस यही है इसका कंस्ट्रक्शन। अब इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या क्या पार्ट से मेन पार्ट्स वो सब लिख देता है ना। ये इसका डायग्राम ये आपको नीचे में छापना है। ये क्या है, ACCL, ये आपको नीचे में छापना है ना। ये बगल में मैं आपको छाप के दिखा देता ताकि आपको समझा सकूंगा। इसमें देखिए इट बेसिकली कॉन्सिस्ट ऑफ, इट आप लोग भी लिखते चलिए, बेसिकली कंस्ट्रक्शन लिख करके कॉन्सिस्ट ऑफ क्या, चेंज ओवर मूविंग कॉन्टैक्ट्स, चेंज ओवर मूविंग contacts, full stop. These contacts can change, change कर सकते हैं। These contacts can change position of, है ना, these contacts can change position of these contacts can change position फ्रॉम, हाँ फ्रॉम लिख दीजिए, अपने पोजीशन को चेंज कर सकते हैं फ्रॉम मेन सप्लाइड कॉन्टैक्ट्स, फ्रॉम एकदम अच्छा तरीके से लिखते हैं और आसान शब्दों में लिखते हैं ताकि आप लोग बाद में पढ़ करके समझ सके। फ्रॉम मेंस सप्लाई कॉन्टैक्ट्स, जिसका नाम क्या है, हम लोग क्या दिए, PN, टू जनरेटर सप्लाई कॉन्टैक्ट्स, जनरेटर सप्लाई कॉन्टैक्ट्स, जिसका नाम क्या दिए, P डैश N डैश। अच्छा ठीक है, लेकिन का व्हेन मेंस इज फेल्ड, जब मेंस क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है, तब ना है हमको ट्रांसफार्मर वाला करंट मिलवे कर रहा था, है ना, पावर मिलवे कर रहा था, तो हमको जनरेटर चालू करने की जरूरत क्यों पड़ा, जब लाइन कट गया तब है ना। हाँ अच्छा ठीक है। तो देयर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल, और क्या क्या है इस डायग्राम में, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है दोस्तों, ध्यान से देखिए तो ये वाला, ये वाला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल कनेक्टेड टू, जो है किससे कनेक्टेड, कनेक्टेड टू मेन सप्लाई, है ना, जो मेन सप्लाई से कनेक्टेड, ठीक है। अच्छा मेन सप्लाई से कनेक्टेड, विच कीप्स attracted iron piece upward against spring force, जो ये जो आयरन पीस को क्या करे, ये जो आयरन पीस को ये कौन खींच के रखा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल अपनी ओर खींच करके रखा, ऊपर है ना, ऊपर खींच करके रखा इस स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट में, उसके विरुद्ध में। अच्छा ठीक है, तो अच्छा स्प्रिंग फोर्स के, और क्या है, तो देयर इज अ करंट कॉइल, यहां पर एक करंट कॉइल भी है ना, देयर इज अ करंट कॉइल, है ना, यहां एक सेकंड, देयर इज, पूरा सेट का ही नाम लिख देते, देयर इज करंट लिमिटिंग रिले, देयर इज करंट लिमिटिंग रिले, यहां पर एक करंट लिमिटिंग रिले है, जिसमें है क्या क्या है उसके अंदर में कॉन्सिस्ट ऑफ करंट कॉइल, एगो करंट कॉइल है, कॉमा और क्या है, आयरन पीस है, और क्या है, एंड कॉन्टैक्ट्स ऑफ जनरेटर्स है, कॉन्टैक्ट्स फॉर जनरेटर सप्लाई के लिए कॉन्टैक्ट है, बस इसके अंदर में यही सब है ना। अब इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम को आपको नीचे छापना है, इट्स कंस्ट्रक्शनल डायग्राम इज गिवन बिलो। ये हो गया दोस्तों प्रॉपर नोट्स, ये वाला डायग्राम आपको नीचे छापना है, यहां पर तो मैंने समझाने के लिए, साथ ही साथ समझाने के लिए लिखा है। इसमें बेसिकली क्या आता है, यही सब चेंज ओवर मूविंग कॉन्टैक्ट जो है ना,
यही वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नहीं, वो तो मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया, वो तो मेन सप्लाई का कॉन्टैक्ट हो गया। जो बीच में और जो ये वाला है वही वाला है ना, या फिर केवल जो बीच में वही वाला, ये वाला क्या है, ये तो आपका इसका कॉन्टैक्ट है ना, जनरेटर सप्लाई का कॉन्टैक्ट है ना, ये इसका कॉन्टैक्ट है। यहाँ डॉटेड लाइन क्यों दिखा है, क्योंकि यही वाला कॉन्टैक्ट नीचे यहाँ पर आके सट जाएगा उससे, है ना, उसका जगह में भर देगा। अच्छा, तो इसका मेन चीज क्या है, चेंज ओवर कॉन्टैक्ट, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये इसका नाम में ही छिपा है, चेंज ओवर कॉन्टैक्ट, चेंज होगा, बार बार चेंज होगा। जो क्या करेगा, अपना जगह को चेंज करेगा, कभी मेन सप्लाई या कभी इन दोनों में जाकर के सट जाएगा इस तरीके से, कभी जनरेटर वाला इन दोनों में सट जाएगा। तो मेन सप्लाई में कब सटल रहेगा, जब मेंस में करंट जाएगा, और जब मेंस फेल हो जाएगा मतलब लाइन कट जाएगा, तब क्या होगा, जनरेटर को चालू कर देंगे और ये इधर खींचा जाएगा, जनरेटर की ओर खींचा जाएगा और इस तरीके से सर्किट को कंप्लीट करके लोड में करंट दे देगा। बस सिंपल सा इसका कंस्ट्रक्शन। इसका क्या काम है यहाँ पर, करंट लिमिटिंग रिले का यही काम है कि जब जनरेटर से ओवर करंट फ्लो होने लगेगा, ओवर करंट मतलब लोड ऐसा लगा दिया, ओवरलोड लगा दिया, जो हेवी करंट खींचने लगा मेरा जनरेटर से, तो जनरेटर खराब होगा, लोड भी जल जाएगा। हेवी करंट फ्लो होगा तो हेवी करंट जैसे फ्लो होना चालू हो जाएगा, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो करंट कॉइल है वो सेंस कर लेगा कि इस सर्किट में ओवर करंट आ गया, तो इधर से करंट जा करके इधर में चला जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट लोड में जाएगा। तो कुछ करंट तो आया ना इधर, कुछ करंट जैसे आया तो ये जो स्प्रिंग है वो थोड़ा नजदीक में रहता है ना, तो इसको तुरंत खींच लेता और सर्किट को तुरंत ट्रिप कर देगा, तुरंत ब्रेक कर देगा और पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा और मेरा लोड तक करंट नहीं जाएगा। तो देखेंगे क्या है, जनरेटर चालू किया फिर भी करंट कहीं नहीं आया, फिर भी लाइन क्यों कट गया, तो देखेंगे अच्छा ओवर करंट फ्लो हो रहा था इसलिए, तो मेरा सर्किट को भी जनरेटर को भी बचा दिया, लोड को भी बचा दिया, तो ये तो मेरे लिए बेस्ट है। तो बस ये वाला इसको लिख लीजिए दोस्तों कंस्ट्रक्शन। अब इसका वर्किंग देखेंगे है ना, कि ये काम कैसे करता है। तो काम तो मैंने समझा दिया, फिर भी कैसे करता है वो लिखवा दूंगा। तो दोस्तों आप हेडिंग डाल दीजिए वर्किंग, इसका वर्किंग को समझिए कि देखिए, जब मैंने क्या कहा, जब मेंस में करंट आ रहा है, मतलब व्हेन मेंस इज अवेलेबल, जब मेंस में हम मतलब जनरेटर में जब करंट जब ट्रांसफार्मर से करंट आ रहा है, मतलब मेरे घर में जब करंट आ रहा है, ठीक है, तो हमको लोड चलाना है किससे, घर वाला करंट से चलाना है, ठीक है। तो ये जो मूविंग चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है, इसको सर ये दोनों कॉन्टैक्ट किससे सट जाएगा, पीएन से सट जाएगा। पीएन क्या है, मेन सप्लाई का कॉन्टैक्ट से, ठीक है। तो ये कैसे सट जाएगा, अपने सट जाएगा नहीं, अपने ही सटेगा, लेकिन किसकी वजह से सटेगा, तो इस मेंस में करंट आ गया, हाँ मेंस में करंट आ रहा है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल में करंट आ गया, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल क्या कर लेगा, इस आयरन पीस को अपनी ओर खींच लेगा और ये वाला आयरन पीस से ही ये दोनों कॉन्टैक्ट्स, माने ये दोनों जो आयरन पीस है वो सटल रहता है, और ये जैसे आयरन पीस ऊपर आएगा तो ये भी ऊपर आ जाएगा और दोनों टच हो जाएगा, ये इससे टच होगा, ये इससे टच होगा, सर्किट कंप्लीट, लोड तक करंट जाने लगा, फेज न्यूट्रल। जब लाइन कट गया तो व्हेन मेंस फेल्ड, जब फेल हो गया तो क्या हो जाएगा, जनरेटर को चालू करेंगे, तो ये जो दोनों जो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट है ये खींचा जाएगा, किधर, इधर खींचा जाएगा इसकी ओर। ये जो दोनों क्या है, ये है दोनों आपका जनरेटर का कॉन्टैक्ट है, जनरेटर कॉन्टैक्ट्स, ये दोनों और ये दोनों वही है, ये सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट है ना, ये सब क्या जनरेटर का कॉन्टैक्ट है। तो इधर सटा जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो इसका सर्किट को कंप्लीट कर देगा और जनरेटर से करंट जाने लगा लोड तक। तो ये वाला चीज का क्या यहाँ पर काम है, करंट लिमिटिंग रिले का ये पूरा सेटअप का क्या काम है, इस सेटअप का काम है कि जैसे यहाँ पर जनरेटर में करंट जाने लगा, जनरेटर से करंट जाने, उसी समय एट द सेम टाइम करंट का जो अमाउंट है, उसका जो मात्रा है उसको कंट्रोल करता है कौन, यही करंट कॉइल। इसको एक ऐसे माने वैल्यू पर फिक्स करेंगे कि अगर इसको हम लोग सेट कर दें कि जैसे 20 एम्पियर का करंट आएगा इस सर्किट से फ्लो होगा, तो ये वाला कॉइल में करंट आ जाएगा, ये जो करंट कॉइल है उसमें करंट आ जाएगा। तो अभी मान लेते नॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है, मान लेते हैं 5 एम्पियर, मान लेते करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, नॉर्मल इससे जा रहा है 5 एम्पियर का, फेज से जा रहा है और न्यूट्रल से वापस आ रहा है, तो 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, तो उसमें नहीं जाएगा, करंट कॉइल में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको हमने सेट किया कि जैसे 20 एम्पियर करंट आएगा तब इसमें आ जाएगा करंट, इधर नहीं जाएगा, है ना। या फिर जैसे इतना आ गया तो इधर जाने से पहले ही इतना फास्ट काम करेगा, इतना फास्ट एक्टिवेट हो जाएगा कि जैसे 20 एम्पियर का करंट आने लगा, है ना, जैसे 20 एम्पियर का करंट आने लगा, ओवर करंट जैसे आने लगा, तो यहां से जाएगा करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये जो करंट कॉइल में, इसको भी मैग्नेटिक फील्ड इसमें भी बना देगा, आयरन पीस को खींच लेगा और सर्किट को ब्रेक कर देगा बहुत कम सेकंड में, एकदम मिली सेकंड्स में, और सर्किट को ब्रेक कर देगा, पावर लोड तक जाना बंद हो जाएगा और मेरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया और जो भी लोड लगा हुआ है वो मेरा बच जाएगा, ओवर करंट से बच जाएगा। ये इसका दोस्तों फायदा है ना, ये इसका फायदा है, इसी को बोलते हैं करंट लिमिट करना, है ना। हाँ, तो अभी मेरे वर्किंग में जो भी कहा, अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं सरल शब्दों में लिख देता, आप लोग पढ़कर समझ लीजिए। तो क्या है कि व्हेन मेंस इज अवेलेबल, कॉमा चेंज ओवर कॉन्टैक्ट्स
कॉमा चेंज ओवर कॉन्टैक्ट्स कीप इन टच आ जाते हैं ऑफ मेंस सप्लाई कॉन्टैक्ट, ठीक है, मेन सप्लाई कॉन्टैक्ट्स में, ठीक है। अच्छा फुल स्टॉप। व्हेन है ना, व्हेन मेंस फेल्ड, जब मेंस क्या हो जाता है, फेल्ड हो जाता है, कॉमा, तो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट्स, चेंज ओवर कॉन्टैक्ट्स कीप्स इन कॉन्टैक्ट विथ किसके कॉन्टैक्ट में आ जाते हैं, जैसे मेन फेल हो गया तो किसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा ये चेंज ओवर कॉन्टैक्ट्स, जनरेटर सप्लाई कॉन्टैक्ट्स, जनरेटर सप्लाई कॉन्टैक्ट्स। तो ये चेंज ओवर कॉन्टैक्ट किसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, जनरेटर सप्लाई कॉन्टैक्ट्स के संपर्क में आ जाएगा, हाँ उसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, है ना। एट द सेम टाइम, उसी समय ये वाला करंट कॉइल या करंट लिमिटिंग रिले, एट द सेम टाइम करंट लिमिटिंग रिले क्या करने लगेगा, कंट्रोल करने लगेगा, कंट्रोल द लिमिट ऑफ करंट, है ना, फ्लो टू द लोड, ये भी लिख सकते हैं, है ना। एट द सेम टाइम करंट लिमिटिंग रिले कंट्रोल द लिमिट ऑफ करंट के फ्लो को लिमिट कर रहा है, ठीक है, कंट्रोल कर रहा है। अच्छा तो इफ लोड, है ना, तो कंट्रोल द लोड करंट भी लिख सकते हैं या फिर करंट भी लिख सकते हैं, जो आपको लिखने का मन है, लोड करंट लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा। लोड करंट मतलब जो लोड तक जा रहा है वो वाला करंट। अच्छा इफ लोड एक्सीड्स मतलब 5 एम्पियर करंट जा रहा था, 20 एम्पियर हो गया, यानी 5 एम्पियर को क्रॉस करके माने तो 10 एम्पियर को भी क्रॉस कर गया, 20 एम्पियर करंट फ्लो होने लगे, यानी इफ लोड एक्सीड्स, तो यदि लोड एक्सीड्स हो जाते हैं मतलब लोड ज्यादा हो जाता है ना, जब यहां पर लोड ज्यादा लगा दिए, तो जब लोड ज्यादा लगा दिए तो कॉमा ऑन जनरेटर कॉइल, चूंकि हम लोग जनरेटर से सप्लाई ले रहे हैं तो जनरेटर में करंट कौन बना रहा है, उसका कॉइल ही बना रहा है, अंदर में जनरेटर का जो कॉइल है वो बना रहा है करंट, तो जनरेटर का सीधा सीधी इसका पूरा जो बोझ किस पर पड़ने लगा, जनरेटर का कॉइल पर पड़ने लगा बोझ था, तो जनरेटर खराब हो सकता है। तो इफ लोड एक्सीड्स ऑन जनरेटर कॉइल कॉमा इट डिस्कनेक्ट्स द सर्किट, इट डिस्कनेक्ट्स द पावर जनरेटर सप्लाई, ये जनरेटर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है, जनरेटर सप्लाई, बस हो ही गया, यही तो है, ये हो गया दोस्तों इसका वर्क है, बहुत आसान है। देखिए समझिए कि क्या लिखा है, लिखा है कि जब मेंस अवेलेबल है तो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट किससे सट जाएगा, इन दो कॉन्टैक्ट से सट जाएगा, पी एन से सट जाएगा, ठीक है। अच्छा जब फेल हो जाएगा, जब लाइन काट दिया तो चेंज ओवर कॉन्टैक्ट किसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, ये जनरेटर सप्लाई के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, यानी पी डैश एन डैश के कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, इससे सट जाएगा, इससे सट जाएगा। तो उसी क्षण ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो है वो इससे फ्लो होने वाली जनरेटर से फ्लो होने वाली करंट की मात्रा को, उसका जो लिमिट है उसको कंट्रोल भी करता है ना, एट द सेम टाइम करंट लिमिटिंग रिले कंट्रोल द लिमिट ऑफ लोड करंट, है ना। अच्छा अगर लोड आप बढ़ा दिए, अगर यहाँ पर ओवरलोड लगा दिए, है ना, ओवरलोड लगा दिए तो जनरेटर के कॉइल पर बोझ पड़ने लगेगा, जिससे करंट बन रहा है जनरेटर में उस पर बोझ पड़ने लगेगा, है ना, और जनरेटर का कॉइल जल भी सकता है। इसीलिए यह क्या करता है, डिस्कनेक्ट कर देता है जनरेटर सप्लाई को, यानी यहाँ पर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है, जैसे यहाँ पर चूंकि ओवरलोड होगा तो ओवर करंट भी फ्लो होगा, ओवर करंट, तो यहाँ पर इसीलिए ओवर करंट कॉइल लगा करके रखे, है ना, करंट कॉइल, जैसे यहाँ पर ओवर करंट आएगा तो करंट कॉइल में करंट आ जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, ये आरएमपी इसको खींच लेगा, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा, है ना, ये दोनों कॉन्टैक्ट अलग हो जाएगा, ये वाला अलग, ये वाला भी अलग हो जाएगा, बस यही है इसका वर्किंग, कुछ खास नहीं है इसमें। ऑटोमेटिक चेंज ओवर करंट लिमिटर, इसीलिए इसका नाम पड़ा कि ऑटोमेटिक ये काम करता है, इसमें हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब इसका मैकेनिज्म पहले से लगा हुआ है ना। ऑटोमेटिक चेंज ओवर कॉन्टैक्ट्स लगा हुआ, इसलिए चेंज ओवर इसका नाम पड़ा। विथ करंट लिमिटर, करंट को भी लिमिट कर रहा है, इसलिए करंट लिमिटर भी इसका नाम पड़ा। तो ऑटोमेटिक चेंज ओवर करंट लिमिटर, बस ऑटोमेटिक चेंज ओवर विथ करंट लिमिटर।
अब इसका दोस्तों एप्लीकेशंस देख लेते हैं कि इसका यूज कहाँ करते हैं। तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि इसका यूज वहीं पर करेंगे जहां पर 2 वो पावर सप्लाई लिया गया आपके घर में, है ना। तो ये अधिकतर आपका घरों में तो नहीं होता, अधिक मैंने ले भी सकते नहीं भी ले सकते, अधिकतर ये होता है स्कूल्स वगैरह में होता है, बड़े बड़े कॉलेजेस वगैरह में, होटल्स में तो एकदम रहेगा ही रहेगा, है ना। उसके बाद आपका मॉल्स वगैरह में रहता है ना, और भी बहुत जगह रहता है ना, ऑफिसेज वगैरह में सब में रहता है। तो ये जहां पर सेकेंडरी बैकअप के तौर पर आपका जनरेटर सप्लाई मतलब उपलब्ध रहता है, अवेलेबल रहता है, वहीं पर इसका एससीएल का यूज करते हैं। वहां पर देखिए आप लोग थंबनेल में भी देखे होंगे, जनरेटर से जा रहा है सर, मेन से जा रहा है और एगो एससीएल लगा हुआ है, वो एक स्विच गियर होता है, जिस तरह से एमसीबी होता है ना उसी तरह से वो वाला भी होता है, वही वाला वहां पर लगा देते हैं। जनरेटर और मेंस के बीच में वो वाला लगा देंगे, तो जैसे लाइन कटेगा तो जनरेटर वाला चालू हो जाएगा, जनरेटर जैसे लाइन आ गया तो जनरेटर को बंद कर दीजिए, लाइन वाला पकड़ लेगा, मेंस वाला पकड़ लेगा। बस यही है, इसका मतलब चेंज करता है, बस इसका मार्ग इसका उससे कनेक्ट करता है, इसको उससे कनेक्ट कर देता है, बस यही इसका काम है। अब इसका जो भी एप्लीकेशन में अभी आपको बोला उसको लिख देता, ताकि आप लोग एग्जाम में अगर आएगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं आएगा तो कॉपी में तो कम से कम रहेगा। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लिख देते दोस्तों, जो अभी मैंने एप्लीकेशन आपको बताया, नहीं समझ में आएगा तो लिख देते हैं, पढ़ करके आप लोग समझ लीजिएगा। तो क्या लिखेंगे, इट इज यूज्ड वेयर टू डिफरेंट पावर supplies are it is used where two different power supplies are available, like जैसे कोई शादी ब्याह हो गया, यानी पब्लिक फंक्शन हो गया, शादी भी आ गया, कुछ भी हो जाएगा, पब्लिक फंक्शन हो गया, मॉल्स हो गया, MALLS मॉल्स हो गया, कोमा होटल्स हो गया, होटल में तो बड़ी इंपॉर्टेंट है, रखना भी जरूरी है होटल, है ना। बड़ा बड़ा कॉलेजेस वगैरह में भी, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में भी रखता है, IIT कॉलेजेस में वहां भी रखता है ना, होटल्स। इट इज इतना ही हम लोग लिखते हैं, ऑफिस वगैरह में भी होता है ना। एज तो क्या लिखे, इट इज यूज्ड वेयर टू डिफरेंट पावर सप्लाईज आर अवेलेबल लाइक पब्लिक फंक्शन, मॉल्स, होटल्स, etc वेयर जनरेटर सप्लाई इज अवेलेबल एज सेकेंडरी बैकअप, माने इसको बैकअप पावर की तरह इसका यूज किया जाता है, बैकअप पावर की तरह इसको बैकअप सेकेंडरी बैकअप के तौर पर। समझ में आ गया, ये हो गया, इसका एप्लीकेशंस हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सेकेंडरी बैकअप जहां पर अवेलेबल है ना, जहां पर अवेलेबल, कहीं देखे होंगे इन्वर्टर को भी कनेक्ट कर देता है, माने अगर जनरेटर नहीं है तो इन्वर्टर होगा ना, लाइन कट गया इन्वर्टर अपने चालू हो जाएगा, कैसे, उसमें लगा हुआ है एससीएल, देखेंगे ना, हम लोग नहीं भी चालू करते हैं इन्वर्टर फिर भी चालू हो जाएगा, कैसे, उसमें यही लगा रहता है एससीएल। अगर आप लोग का घर में नहीं, माने इन्वर्टर में ये वाला चीज नहीं है तो लगवा लीजिए एससीएल, बार बार इन्वर्टर चालू करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे इन्वर्टर ये ऐसे तो ये रहता है, जितना भी इन्वर्टर सब में रहता है, जैसे लाइन कट गया इन्वर्टर चालू हो जाएगा अपने, और जैसे लाइन कट गया, जैसे लाइन आ गया तो इन्वर्टर बंद हो जाएगा, इन्वर्टर चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और आपका जो लाइन मेंस है वो जलेगा, है ना, वो आपका बल्ब वगैरह जो भी लोड है वो उससे चलेगा। फिर लाइन कट गया तो इन्वर्टर अपने चालू हो जाएगा। तो ये बाईपास कर रहा है ना, इसका सर्किट को उससे कनेक्ट कर रहा है, उसका सर्किट को ब्रेक कर रहा है, फिर इससे कनेक्ट कर रहा है, एससीएल ऑटोमेटिक चेंज ओवर विद करंट लिमिटर। ये इसका एप्लीकेशन हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं एमसीबी, उसमें ज्यादा हम लोग कुछ खास बताएंगे नहीं, है ना, क्योंकि वो एमसीबी जो है वो सेम टू सेम आपका एमसीसीबी के जैसा ही है, मोल्डेड के सर्किट ब्रेकर और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, केवल एक छोटा सा डिफरेंस है कि एमसीसीबी में उसका साइज बड़ा रहता है ना, उसका साइज बड़ा रहता है, उसको बड़े बड़े जगहों में बड़े बड़े लोड के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है ना, हैवी करंट के लिए, हाई वोल्टेज के लिए। और एमसीबी जो है वो छोटे जैसे घर वगैरह के लिए है ना, और एमसीसीबी बड़े बड़े जैसे हॉस्टल हो गया, स्कूल हो गया, मॉल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया वहां पर, और एमसीबी घर और डोमेस्टिक, है ना। अच्छा, एमसीसीबी में क्या होता है दोस्तों, साइज बड़ा है, ओवर वोल्टेज है, तो उसमें जो आर्क जो बनेगा, आर्क को बुझाने का वहां पर जो आर्क एक्सटिंग्विशिंग जो मैकेनिज्म रहा वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो रहना जरूरी है। जबकि एमसीबी में उतना ज्यादा करंट रहता नहीं है, तो छोटा मोटा जो भी आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म छोटा मोटा चीज रहता है उससे काम हो जाता है ना। लेकिन एमसीसीबी में आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है
है ना। और तीसरा डिफरेंस क्या, तीसरा डिफरेंस है कि एमसीसीबी को ना एक ढक करके रखते है ना, उसका एक बक्सा के अंदर में माने बॉक्स के अंदर में वो ढकल रहता है ना, इंक्लोज रहता है इन ए मोल्डेड केस, है ना। जबकि एमसीसीबी में कोई ढकल नहीं रहता है, वो आप लोग इसी तरह दिख जाएगा, अच्छा वहां कार्ड नंबर सब दिख रहा है ना, इस तरीके से सब दिख जाएगा उसमें, है ना, बाहर से दिख जाएगा उसमें। ये रहता है क्या बोलते हैं, ऐसे खुला रहता है, जबकि एमसीसीबी वो पैक रहता है ना, इंक्लोज रहता है एक मोल्डेड केस के अंदर, प्लास्टिक का भी ढक्कन जैसा रखे देखे होंगे आप लोग, है ना। तो ये हो गया दोस्तों, है ना। तो एमसीसीबी का हम लोग वर्किंग कंस्ट्रक्शन जो एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर का जो एमसीबी का जो वर्किंग और कंस्ट्रक्शन है, एप्लीकेशन है, वही वाला आपका एमसीसीबी का ही जो था वही वाला रहेगा। और इसका जो भी टाइप्स है वो मैं अभी बता देता हूं, इसका कई टाइप्स रहते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में, वो इंपॉर्टेंट उसको बता देता है। और उसका एप्लीकेशन हर एक टाइप का टाइप के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन उसको बता देता हूं, ठीक है। और उसका ट्रिप कर्व इसको समझना बड़ी जरूरी है, ट्रिप कर्व हर एक टाइप का एमसीबी का ट्रिप कर्व अलग अलग बनेगा, मैं आपको सब कुछ आज वीडियो में समझा दूंगा। तो इतना हो गया, आधा हिस्सा हो गया, अब 15-20 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब आप लोग अपना कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए एमसीसीबी टाइप, तो हेडिंग डाल दिया होंगे दोस्तों एमसीबी, है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो इसका जो भी फुल फॉर्म है वो लिख देते हैं। एमसीबी स्टैंड्स फॉर, है ना, एमसीबी स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ये भी एक दोस्तों क्या है, इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक स्विच है, सर्किट ब्रेकर ऑटोमेटिक स्विच अपने काम करता है ना। और इसको मैनुअल भी इसको आप कंट्रोल कर सकते, मैनुअल भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, है ना, मैनुअली। जैसे रीसेट करना, यानी एक बार ऑपरेशन किया, माने जैसे ओवर करंट हुआ या फिर शॉर्ट सर्किट हुआ, सर्किट ब्रेकर का हैंडल गिर गया, तो अब उसको अपने वो थोड़ी उठेगा, उसको जाकर के उठाना पड़ेगा, वो होगा मैनुअली, है ना, मैनुअली उसको रीसेट करना पड़ेगा, फिर से सेट, है ना। हाँ, तो वही बोल रहे कि ये एक क्या है, तो थोड़ा सा इसका एक लाइन लिखवा देते इसके बारे में, उसके बाद इसका टाइप्स की बात करेंगे। तो एमसीबी इज एन ऑटोमेटिक स्विच, ऑटोमेटिक स्विच which disconnects the power, जो पावर को क्या कर देता है, डिस्कनेक्ट कर देता है जब शॉर्ट सर्किट या फिर ओवर करंट, चूंकि शॉर्ट सर्किट होगा तभी ना ओवर करंट जाएगा, अधिक से अधिक करंट जाने लगता है, लार्ज करंट, ओवर करंट ऑकर्स। जब ये घटना होता है, या तो शॉर्ट सर्किट हो गया या तो अचानक अधिक करंट जाने लगे, जैसे लाइटनिंग, मान लेते लाइटनिंग हो गया, है ना, बिजली का माने बिजली क्या बोलते, बिजली गिरता है ना तार, वही वाला हो गया, है ना। तो लाइटनिंग हो गया, है ना, तड़ी झंझावत हो गया, तो उससे क्या होता है, हेवी करंट फ्लो करने लगता, बहुत लार्ज करंट। तो जैसे बहुत सर्किट में अचानक बहुत ज्यादा करंट आए, तो सर्किट ब्रेकर सेंस कर लेगा, उसमें रिले लगा रहता है, सर्किट को ट्रिप कर देगा, ब्रेक कर देगा, है ना। ये जो इस तरीके से जो है ना, पहले इस तरीके से शटल रहता है सर्किट को, जहां से ये फेज न्यूट्रल जहां से आ रहा है ना, वो इस तरीके से रहता है ना। ये जा रहा है, लोड तक जा रहा है, टू लोड, है ना, फेज न्यूट्रल आ रहा है ना। तो जैसे लाइटनिंग हुआ, यहाँ पर किसी तरीके का फॉल्ट हुआ, तो लार्ज करंट फ्लो करने लगा, लार्ज करंट, है ना, करंट मैक्सिमम करंट फ्लो करने लगा। तो जैसे मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, इसमें रिले लगा रहता है ना, जो क्या करेगा, इस तरीके से यहाँ पर रिले लगा रहता है ना, जो क्या करता है, सेंस कर लेगा, और यहाँ पर एक आयरन पीस रहता है इस तरीके से, जो क्या करेगा, इसको खींच लेगा, ऊपर की ओर खींच लेगा, और ये सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा, और लोड तक करंट जाना बंद हो जाएगा। तो मेरा जो भी लोड लगा वो बच जाएगा। बस यही मैकेनिज्म रहता है किसमें, एमसीबी में, एमसीबी हो चाहे एमसीसीबी हो चाहे आरसीसीबी, सब में इसी तरीके का मैकेनिज्म रहता है ना। तो ये हो गया एमसीबी के बारे में थोड़ा बता दिए। अब इसका टाइप्स, मेरा मेन आज के वीडियो में इसका टाइप्स को ही वर्णन करना, और आपके सिलेबस में भी वही दिया है ना, और जो भी कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी दिया है, ऐसा बात नहीं है। तो वो हम लोग जो एमसीसीबी में जो भी बताए थे ना, सेम टू सेम वही है, सेम टू उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग सब टू सेम छाप देना है ना। तो क्या लिखेंगे, तो इसका जो टाइप्स है दोस्तों, उसको ट्रिपिंग करंट के आधार पर टाइप माने क्या बोलते हैं, इसका टाइप्स है। तो इट
its type is based on ट्रिप करंट या ट्रिपिंग करंट लिख दीजिए। इसका जो टाइप्स है वो बेस्ड है ऑन ट्रिपिंग करंट के आधार पर है। तो पहला जो टाइप है वो है हमारा क्या है दोस्तों, वो है टाइप ए एमसीबी। टाइप ए एमसीबी ये कौन सा टाइप का है एमसीबी? दूसरा है टाइप बी एमसीबी, तीसरा है टाइप सी एमसीबी, तीसरा है टाइप डी एमसीबी, चौथा टाइप डी एमसीबी, बस चार है वो, है ना। तो ये टाइप ए एमसीबी क्या है? टाइप ए एमसीबी दोस्तों ये एमसीबी ही है, एमसीबी ही एक तरह का एमसीबी ही है, लेकिन इसका जो ट्रिप करने का जो करंट का जो वैल्यू रहता है, यानी जैसे नॉर्मल करंट मान लेते फ्लो करना है 1 एम्पियर या 10 एम्पियर, तो या फिर मान लेते 1 एम्पियर की, ये बहुत कम करंट के लिए इसको रखा जाता है, सेंस बहुत माने नाजुक जगहों पर, नाजुक बहुत कम करंट के लिए मान लेते 1 एम्पियर का करंट, 1 एम्पियर नहीं रहा, जहां पर 0.5 एम्पियर का या फिर 0.7 एम्पियर का करंट नॉर्मल करंट जा रहा है, नॉर्मल रेटेड वैल्यू का करंट। तो जब कुछ फॉल्ट होता है, जब कोई भी फॉल्ट होता है, तो अगर मान लेते 2 से 3 गुना करंट फ्लो करने लगा नॉर्मल करंट का 2 से 3 गुना, 2 to 3 टाइम्स, है ना। जैसे मान लेते नॉर्मल करंट जा रहा था 0.5 एम्पियर, तो उसका 2 से 3 गुना, है ना, 0.5 का 2 गुना तो हो जाएगा कितना, 1 एम्पियर हो जाएगा, 3 गुना तो हो जाएगा 1.5 एम्पियर हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, है ना, 0.5 को प्लस कीजिए, 1 एम्पियर 2 गुना है तो 1 एम्पियर में 0.5 को जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 1.5 एम्पियर। तो अगर 0.5 एम्पियर उसका नॉर्मल करंट था, ये जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर 1.5 एम्पियर का करंट फ्लो करने लगा, जो कि उसके लिए तो ओवर करंट हो गया ना, उसके लिए तो ओवर करंट हो गया ना, छोटा छोटा चीज के लिए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, तो ये सर्किट को ट्रिप कर देगा कि आपका ओवर करंट आने लगा। तो इससे तो कुछ दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ये छोटा एमसीबी के लिए दिक्कत है ना, जहां पर छोटा छोटा चीजों को बड़ी बारीकी से देखा जाता है ना। तो वहां पर जैसे हॉस्पिटल में जो मशीन है, जब मशीन सब जब रहता है, छोटे छोटे मशीन सब, उसके लिए तो छोटा छोटा गड़बड़ी ही बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा कर सकता है ना, इसीलिए वहां पर बहुत स्पेशल छोटे छोटे बहुत सेंसिटिव जगहों पर इसका यूज किया जाता है टाइप ए एमसीबी। सेंसिटिव जैसे मान लेते सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, छोटा छोटा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, है ना, वहां पर तो इतना छोटा जगह है, और वहां पर अगर कुछ दिक्कत होगा, है 0.00 एम्पियर का करंट जा रहा है, 0.01 एम्पियर का, और वहां पर मान लेते अचानक से 1 एम्पियर का करंट फ्लो होने लगता, तो उसके लिए दिक्कत है ना, सर्किट जल सकता है। उसके लिए तार सब देखे होंगे, बहुत पतला पतला तार रहता है, तो अगर यहाँ पर 1 एम्पियर का करंट आया तो उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, सेमीकंडक्टर सर्किट्स, है ना, जैसे सेंसिटिव कामों में, सेंसिटिव जगहों में या सेंसिटिव सर्किट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है एमसीबी। कौन सा? टाइप ए एमसीबी। तो वही बोल रहे कि दिस टाइप ऑफ एमसीबी अब आप लोग भी लिखते चलिए, समझ में तो आ ही गया, इसमें कोई डायग्राम नहीं है। It's this type of MCB trips the circuit when current exceeds 2 से 3 गुना 2 to 3 times of actual रेटिंग करंट, फुल स्टॉप। अगर एक्चुअल रेटिंग करंट का 2 से 3 गुना करंट जाने लगा, है ना, करंट एक्सीड्स 2 से 3 गुना टाइम्स एक्चुअल रेटिंग करंट का, तो एमसीबी क्या कर देगा, सर्किट को ट्रिप कर देगा, बंद कर देगा, सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देगा। तो ये हो गया टाइप ए एमसीबी। दूसरा टाइप बी एमसीबी, तो ये दोस्तों ओनली ट्रिपिंग करंट के आधार पर ही एमसीबी को हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं ना, ओनली ट्रिपिंग करंट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपिंग करंट। तो दूसरा यही वाला डिफरेंशियल तो लिखिए, खाली लिख दीजिए यहां पर 3 से 5 गुना, है ना, 3 टू ट्रिपिंग करंट जो होगा, ट्रिपिंग करंट अगर एक्सीड्स करने लगेगा ज्यादा, यहाँ जो 2 से 3 गुना लिखा है सेम टू सेम यही लिख करके 3 से 5 गुना यहां पर लिख दीजिए बस। अच्छा, अगर 3 से 5 गुना करंट आने लगा तो आपका टाइप बी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप सी एमसीबी। टाइप सी एमसीबी दोस्तों हम लोग के घरों में लगा रहता है, जो 5 से 10 गुना करंट पर जाकर के ट्रिप करेगा। अगर 5 से नॉर्मल करंट जा रहा था 10 एम्पियर, उससे 5 गुना, तो 10 का 5 गुना 50 एम्पियर का करंट, 10 गुना 100 एम्पियर का करंट जाने लगा, तब यह ट्रिप करेगा। चौथा और लास्ट
टाइप डी एमसीबी, टाइप डी एमसीबी ये कब होगा, ये होगा 10 से 20 गुना। जैसे मोटर्स में 3 फेज इंडक्शन मोटर, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, वहां पर अगर नॉर्मल करंट जा रहा था मान लेते 100 एम्पियर, तो अगर मान लेते 100 का 10 गुना 1000 एम्पियर करंट आ गया, 20 गुना 2000 एम्पियर करंट आ गया, तो फिर दिक्कत है ना, मोटर का कॉइल जल सकता है। तो इसीलिए वहां पर मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए आपका टाइप डी एमसीबी लगाते हैं वहां पर। तो ये हो गया दोस्तों, समझ में आ गया, इसका टाइप खत्म हो गया। अब यहां पर देखेंगे इसका ट्रिप कर्व, है ना। तो कुछ नहीं, अब इसका एप्लीकेशन एगो टेबल बना देता है ना, एगो टेबल, इसमें एप्लीकेशंस को भी लिखवा देंगे कि इसका यूज कहां करेंगे, इसका यूज कहां करेंगे, इसका यूज कहां करेंगे, वो बढ़िया रहेगा, है ना। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वो इसका टेबल वाल लिखवा देते हैं। ठीक है दोस्तों, लिखते हैं, इधर लिखेंगे टाइप, है ना, एमसीबी टाइप, एमसीबी टाइप लिखे बढ़िया रहेगा, एमसीबी टाइप, एमसीबी टाइप। इधर लिखेंगे ट्रिपिंग करंट, कितना करंट पर ड्रिप करेगा सर्किट को, ट्रिपिंग करंट एम्पियर में रहेगा नॉर्मली। और इधर रहेगा एप्लीकेशंस की, उसका इस्तेमाल कहां करेंगे, किस जगह पर, एप्लीकेशंस। ठीक है, इस तरीके से आप लोग टेबल इसको बना लीजिए, याद रहेगा, है ना, याद रहेगा। तो इधर है टाइप ए, फर्स्ट है टाइप ए। टाइप ए का दोस्तों जो ट्रिपिंग करंट रहता है वो रहता है 2 से 3 गुना, 2 to 3 टाइम्स ऑफ नॉर्मल रेटेड ऑफ एक्चुअल रेटिंग करंट का। ठीक है, ट्रिपिंग करंट तो इतना जाएगा। तो इसका इस्तेमाल करते हैं बहुत सेंसिटिव जगहों पर, है ना। मैंने क्या कहा, एकदम छोटा छोटा बारीकी, जहां पर जैसे सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स हो गए वहां पर, है ना। तो सेंसिटिव वर्क्स कॉमा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कॉमा सेमीकंडक्टर सर्किट ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह वगैरह में बहुत पतला पतला तार कनेक्ट किया जाता है ना। इतना छोटा जगह में मोबाइल का चार्जर, अडाप्टर, वहां पर एक छोटा जगह है, वहां पर आप कितना करंट जाएगा, कम करंट जाने, है ना। थोड़ा सा भी ज्यादा करंट आ जाएगा तो फिर डैमेज कर देगा, जल जाएगा तार। दूसरा टाइप बी, इसमें करंट जो फ्लो होता है वो 3 से 5 गुना यदि करंट फ्लो होगा नॉर्मल करंट का, तब ट्रिप करेगा। और इसका यूज करते दोस्तों कहां, केबल का प्रोटेक्शन में, केबल प्रोटेक्शन। केबल यानी जो घर में जो तार आ रहा है ना, तार, घर में जो करंट आ रहा है किससे आ रहा है, तार से ही आ रहा है ना। तो उस तार को जलने से बचाना। अगर उस तार में 3 से 5 गुना नॉर्मल करंट, मान लेते हैं हम लोग तार खरीद के लाए, है ना, दुकान से, है ना, तार खरीद के लाए, अच्छा, और इस तार का मैक्सिमम जो क्षमता है ना बर्दाश्त करने का, है ना, वो है मान लेते हैं 100 एम्पियर। 100 एम्पियर करंट आराम से सह लेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे मेरा घर में फ्यूज लगा ही रहेगा। अगर 100 एम्पियर का करंट आएगा तो मेरा ओवर करंट सर्च करके फ्यूज जल जाएगा, ठीक है, सर्किट को ट्रिप करता है। लेकिन तार तो मेरा 100 एम्पियर का करंट झेलना चाहिए ना, हाँ। तो इस तार को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एमसीबी लगाया जाता है। तार को भी, हाँ, महंगा तार लगाते हैं यार, क्या ऐसे छोड़ देंगे ना, तो तार को भी प्रोटेक्शन देना है। तो केबल का प्रोटेक्शन करने के लिए, और केबल चूंकि हम लोग जानते हैं थोड़ा सा करंट तो ज्यादा सही लेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा करंट नहीं सह पाएगा। तो 3 से 5 गुना अगर नॉर्मल करंट है, 100 एम्पियर का करंट जा सकता है, 100 का 3 गुना 300, 100 का 5 गुना 500 एम्पियर का अगर करंट आ जाएगा, तब तो सर्किट, ये जो तार है वो आग लग जाएगा ना। तो वहां पर तो हमको एमसीबी लगाना ही पड़ेगा। तो तार को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी एमसीबी लगाया जाता है ना। और कौन सा टाइप का एमसीबी, टाइप बी टाइप का, ठीक है। टाइप सी, टाइप सी, टाइप सी कितना में होगा, 10 से 20 एम्पियर, 5 से 10 एम्पियर, 5 से 10 एम्पियर, 5 से 10 गुना ज्यादा करंट जाएगा तब। अच्छा, इसका यूज कहां करते हैं हम लोग के घर में, डोमेस्टिक एप्लायंसेस, डोमेस्टिक एप्लायंसेस जैसे फैन, कोमा, लाइट, एटीसी, है ना, लाइट, फैंस, है ना, वगैरह वगैरह जो भी है आपका घर में। तो वो सबको बचाने के लिए 5 से 10 गुना अगर करंट आएगा, नॉर्मल करंट का 5 से 10 गुना करंट आएगा, तब मेरा, अब देखिए, आप मान लेते हैं आपके घर में हम लोग टाइप ए एमसीबी लगा देंगे, तब तो मान लेते हैं करंट, ये हीटर चालू किए, गया एमसीबी डाउन हो गया, तो ऐसा नहीं ना होना। आप क्या बार बार हीटर चालू करेंगे तो क्या मेरा एमसीबी गिर जाना जाएगा, फिर चलाएंगे, ऊपर करेंगे हैंडल, फिर गिर जाएगा, फिर ऊपर हैंडल करेंगे, फिर चालू करेंगे, या फिर कुछ और चालू करेंगे, कूलर चालू किए तब तो गिर जाएगा, है ना। बार बार गिरते गए जाए, बार बार उठाते चलेंगे तो फिर थक जाएंगे ना। तो वहां पर हम लोग एक ऐसा फ्यूज, सॉरी, एमसीबी लगा देंगे जो फिक्स रहेगा कि अगर फ्रिज भी चालू करेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगा, हीटर भी चालू करेंगे, एक साथ, सब एक साथ चालू करेंगे फिर भी दिक्कत नहीं होगा, कि मतलब एक उसको लगे ना
वो तो सोचेगा कि शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर ओवर करंट आ गया है। हाँ, जैसे हम लोग हीटर चालू करें तो ज्यादा करंट खींचने लगेगा, तो वो सोचेगा कि ओवर करंट मतलब शॉर्ट सर्किट या फिर ओवर करंट हुआ है ना, ज्यादा करंट, इसका मतलब एमसीबी ब्रेक कर देगा सर्किट। तो उसको थोड़ी पता कि हम हीटर चालू किए है ना, हमको अभी काम लेना है, काम करना है, तो उसको बताना होगा। तो इसलिए वहां पर दूसरा एमसीबी लगाना होगा, टाइप सी एमसीबी, जिसका जो करंट, जो ट्रिप करने का जो ट्रिपिंग करंट है वो 5 से 10 गुना है नॉर्मल करंट का। इतना करंट जाएगा, 5 से 10 गुना करंट जाएगा तब ट्रिप करेगा, ऐसे नहीं ट्रिप करेगा। तीसरा हो गया चौथा टाइप डी, ये होगा 10 से 20 गुना है ना, 10 to 20 टाइम्स। और इसका यूज मैंने बताया ना मोटर प्रोटेक्शन के लिए, मोटर्स में है ना, मोटर में। और एक दोस्तों टाइप के है ना, टाइप के में इसमें होता है 8 से 12 गुना, और इसका यूज होता है मेडिकल में है ना, हॉस्पिटल्स में। किसमें? एक्सरे मशीन कोमा एमआरआई मशीन्स में है ना, एमआरआई में। एम का मतलब हो गया मैग्नेटिक, आर का मतलब हो गया रेजोनेंस, और आई का मतलब हो गया इमेजिंग। क्या दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग है ना। मतलब देखिए एक्सरे तो आप लोग जानते हो, जो शरीर का हड्डी का फोटो दिखाता है कि अगर हड्डी में कुछ फ्रैक्चर वगैरह हुआ है, टूटा फूटा है ना, कुछ बैंड हो गया या फिर कुछ फ्रैक्चर हो गया, तो उसका फोटो देखने के लिए एक्सरे मशीन में आपको स्कैन करेगा, वो होगी एक्सरे मशीन। उसमें किस टाइप का एमसीबी का यूज करते हैं? के टाइप का, जिसका ब्रेकिंग ये जो करंट लिमिट ट्रिपिंग करंट जो रहता है वो 8 से 12 गुना रहता है, नॉर्मल रेटेड करंट का 8 से 12 गुना रहता है। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इस मशीन, देखिए इसका फोटो देखिए, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे यूट्यूब में देखे होंगे, तो ये वाला दोस्तों इसका, इसमें इंसान को उसके अंदर में है ना एंटर करवाया जाता है, घुसाया जाता है। अच्छा, उससे पता क्या चलता है? पूरे बॉडी का एनालिसिस कर देता है, पूरे बॉडी का मॉनिटर में है ना, टीवी जो स्क्रीन रहता है उसमें आपको पूरा शरीर दिखाएगा, पूरा मांसपेशी वगैरह दिखाएगा, पूरा आपका शरीर का हड्डी को छोड़ करके जितना चीजें सब दिखाएगा, एकदम शरीर का कहाँ कुछ हुआ है, कुछ है ना, कुछ गिल्टी वगैरह कुछ मान लेते हैं कुछ और हुआ है, शरीर के अंदर में मांसपेशियों वगैरह कुछ भी हुआ है दिक्कत, तो वहां पर आपको इस मशीन में दिख जाएगा, पूरा स्कैन कर लेता है, पूरा शरीर को स्कैन कर लेता है, तो वो हो गया मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इमेज दिखा देगा आपके शरीर का। तो इस मशीन में भी अब इतना महंगा मशीन है, तो अगर ये सब खराब हो जाएगा तो फिर दिक्कत है ना, लाखों का मशीन से अगर खराब हो जाएगा, जल जाएगा तो फिर दिक्कत है ना। तो उसके लिए हमको अच्छा एमसीबी लगाना होगा, तो वही के टाइप का एमसीबी लगाया जाता है। 8 से 12 टाइम्स इसका नॉर्मल रेटेड करंट का, 8 से 12 टाइम्स ज्यादा करंट जाएगा है ना, उतना गुना, तब आपका ट्रिप करेगा, सर्किट को ट्रिप कर देगा और पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट। तो ये हो गया दोस्तों क्लासिफिकेशन की बेस्ड ऑन ट्रिप करंट, ट्रिपिंग करंट। अब क्लासिफिकेशन करेंगे बेस्ड ऑन ट्रिप कर्व, और प्रत्येक ये जो 1 2 3 4 5 सब का हम लोग क्या देखेंगे? ट्रिप कर्व देखेंगे। और ट्रिप कर्व क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे छापेंगे, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। तो पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3। तो हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन किसका? एमसीबी का, बेस्ड ऑन ट्रिप कर्व एंड देयर एप्लीकेशन। ये आपके सिलेबस में हेडिंग लिखा हुआ है ना, टॉपिक लिखा हुआ। अब इसको समझते, तो कुछ नहीं करना है, ट्रिप कर्व छापना है। ये वाला ट्रिप कर्व, यही वाला सबसे मेन चीज। तो क्या लिखेंगे? कर्व, थोड़ा सा देख लीजिए क्या लिख रहा हूं, कर्व इज बेस्ड ऑन ट्रिपिंग करंट, जो कि अभी मैंने आपको पढ़ाया, एंड ट्रिपिंग टाइम। हाँ, तो ये जो कर्व है, कौन सा कर्व? ट्रिप कर्व। ये बेस्ड है किस पर? ट्रिपिंग करंट पर बेस्ड है और ट्रिपिंग टाइम पर बेस्ड है। अब यहाँ पे वो कर्व छापेंगे, तो कर्व में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। ग्राफ बनाएंगे, इस तरीके से ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ में क्या होता है? वो एक्स एक्सिस होता है, वो वाई एक्सिस होता है। जो हॉरिजॉन्टल है वाई, वो एक्स एक्सिस है, जो वर्टिकल खड़ा है वो वाई एक्सिस है। अब ट्रिप करंट है, मेरा पास दो चीजें, एक ट्रिप करंट है और एक ट्रिपिंग टाइम है, तो दोनों को किस किस एक्सिस में रखेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो लिखेंगे, ये आपको एमसीबी में भी पूछ, एमसीक्यू में है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि द पोजीशन, या फिर लिखे इस तरीके से रह सकता है कि ऑन ट्रिप कर्व ट्रिपिंग करंट इज होता है, ट्रिपिंग करंट होता है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, किस में होता है? इस तरीके से आपका क्वेश्चन रह सकता है। तो क्या लिखेंगे? ट्रिपिंग करंट, पहले ट्रिपिंग करंट का ही बात कर लेते हैं। इसके आप ट्रिपिंग करंट को रखा जाता है अलोंग
ट्रिपिंग करंट को रखा जाता है अलग एक्स एक्सिस एंड ट्रिपिंग टाइम को रखा जाता है इज केप्ट अलोंग वाई एक्सिस। इसको ट्रिपिंग करंट को वाई एक्सिस में रखा जाता है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीबी कर्व्स आर, है ना। अलग अलग जो प्रकार का, अभी मैंने जो अलग अलग टाइप जो बताया एमसीबी का, प्रत्येक का कर्व आपको खुद से ड्रॉ करना है। तो एक वो मैं बता देता, बाकी सब आप लोग खुद से बना लीजिएगा, है ना। तो देखिए इसका कर्व सबसे पहले क्या लिखा, ट्रिपिंग कर्व सॉरी ट्रिपिंग करंट इज केप्ट अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में क्या रखेंगे, एक्स एक्सिस में रखेंगे ट्रिपिंग करंट को, ठीक है। ये क्या है, ट्रिपिंग करंट, और वाई एक्सिस में रखेंगे क्या, ट्रिपिंग टाइम को, वाई एक्सिस में ट्रिपिंग टाइम को, ट्रिपिंग टाइम, ठीक है। ट्रिपिंग करंट, ट्रिपिंग टाइम। अच्छा, अब इसमें नंबरिंग भी करना है, तो यहां लिख देते 1, यहां 2, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जितना लेना है। इधर थोड़ा नजदीक में, इधर 1 2 3 4, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से, है ना। इधर जो रहेगा दोस्तों, है ना, 1 2 3 4, इधर ये सब है सेकंड्स का, ये सब टाइम है। तो इधर रहेगा सेकंड्स का, उधर रहेगा मिनट्स का, इधर रहेगा सेकंड्स का, इधर रहेगा मिनट्स का, ठीक है। इधर रहेगा सेकंड्स का, इधर रहेगा मिनट्स का। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से बनेगा, है ना, इस तरीके से, है ना। इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से इसको थोड़ा सा नीचे ये कर देते हैं, इस तरीके से चला जाएगा, है ना, इसका ग्राफ। तो यही है दोस्तों, यही है मेरा ट्रिप कर्व, यही आपका एग्जाम में आएगा। तो इसी तरीके से आपको ड्रॉ कर देना है। अब हर एक टाइप का अलग अलग ग्राफ बनेगा इसी तरीके से। तो हर एक टाइप, जैसे फर्स्ट टाइप ए एमसीबी ट्रिप कर्व लिख दीजिए, या फिर सीधे कर्व छाप दीजिए इस तरीके से, है ना। ये चला गया आपका क्या, ट्रिप करंट, ये चला गया आपका ट्रिप टाइम, है ना। और यहां से ये 0 है, यहां भी 0 लिख दीजिए, और इस तरीके से। तो पहला जो टाइप ए वो कितना होता है, 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना, 2 to 3 टाइम्स। तो 2 से 3 टाइम्स, तो इस तरीके से होगा यहां, है ना, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया इसका ग्राफ। ठीक है, ये यहां पर 100 लिख दीजिए, मैक्सिमम 1 2 3 4 बढ़ करके 100 तक गया है, 100 तक, ठीक है। इस तरीके से कुछ खास नहीं है, केवल टाइम और करंट के बीच का ग्राफ है, कुछ खास नहीं है ना। तो ये हो गया टाइप ए। उसी तरीके से, लेकिन यहां पर लिख देना है 2 से 3 गुना। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जामिनर आपका यही वाला देखिए, 2 से 3 गुना लिखे क्या है टाइप ए में। टाइप बी एमसीबी, तो यहां पर क्या लिखना है, यहां पर आपको लिखना है, ये हो गया ट्रिप करंट टीसी, ये हो गया ट्रिप टाइम टीटी, ठीक है। और यहां पर आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है, और यहां पर जो लिख देना है वो क्या लिखना है, यहां लिखना है, इस तरीके से लिख देना है। यहां पर लिखना है दोस्तों आपको कितना, यहां लिखना है, चूंकि आपका टाइप बी है तो 3 से 5 गुना रहेगा, 3 to 5 टाइम्स, 3 to 5 टाइम्स टीसी, है ना। तो इसी तरीके से आपको हर एक टाइप का जो मैंने अभी तक बताया, कितना 5 टाइप का बताना है। तो टाइप बी में 3 से 5, टाइप सी में 5 से 10, टाइप डी में 10 से 20, टाइप के में, टाइप के नहीं बनाना होगा वो चलेगा, है ना, 8 से 12 उसमें रहता है।
तो बस ये हो गया आपका ट्रिप कर्व। ट्रिप कर्व क्या रहता है दोस्तों, आपका ट्रिप करंट और ट्रिप टाइम पर बेस्ड है। ट्रिप टाइम देखिए, ट्रिप करंट तो समझ लीजिए कितना करंट पर ट्रिप करेगा। ट्रिपिंग टाइम वो समय होता है कितना जल्दी या कितना समय, माने जैसे फॉल्ट हुआ, जैसे शॉर्ट सर्किट में हेवी करंट फ्लो होने लगता था, तो हेवी करंट फ्लो हुआ तो कितना समय के बाद या कितना जल्दी वो सर्किट को ट्रिप कर दिया, हाँ दोनों कॉन्टेक्ट को अलग कर दिया, तो कितना जल्दी, मान लेते हैं मिली सेकंड्स, कितना मिली सेकंड्स, इसलिए यहाँ पर सेकंड्स लिखिए, कितना सेकंड, कोई एको सेकंड ले लेता है, कोई 0.5 सेकंड्स लेता है, कोई मिली सेकंड्स में काम कर देता है ना। तो उसी को बोलते हैं ट्रिपिंग टाइम, कि कितना जल्दी वो सर्किट को ट्रिप कर दे। ये अभी कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको बताएंगे, आपको घबराना नहीं, अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। तो ये हो गया दोस्तों इसका। अच्छा, अब इसका हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स की यहाँ पर एमसीबी का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये सब हो गया हमारा क्लासिफिकेशन, जो भी हमारा सिलेबस में था क्लासिफिकेशन सब कुछ हम लोग कर दिया। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एमसीबी का क्या क्या गुण है ना, या फिर क्या क्या उसका डिजायरेबल फीचर्स होने चाहिए कि एमसीबी है तो एक अच्छा एमसीबी में क्या क्या गुण होना चाहिए, जैसे एक आदर्श विद्यार्थी में क्या क्या गुण होता है उसी तरीके से। तो समझ रहे हो? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी जो एक दो और बाकी जो 3 वो है उसको आप खुद से इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। टाइप सी में समझ में आ रहा है ना, 5 से 10 इस तरीके से, बाकी सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। भाई ने बोला करने का तो करने का। तो हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनिएचर सर्किट ब्रेकर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमसीबी, शॉर्ट में लिख करके हेडिंग डाल दीजिए। ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसका देखिए क्या लिखेंगे, फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट, सब तो नहीं लिख सकेंगे लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो मैं आपको बता सकता हूं। फॉलोइंग आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमसीबी। देखिए ठीक है, एक आदर्श एमसीबी में ये सारा गुण रहता है। पहला क्या है, पहला है ब्रेकिंग कैपेसिटी, ये दोस्तों ब्रेकिंग कैपेसिटी आप लोग फ्यूज में भी पढ़े, आप लोग परिचित है, इस वर्ड से तो परिचित है, बात तो सही है ना। ब्रेकिंग कैपेसिटी क्या होता है, जिस पर ब्रेक करेगा वह रेटेड वैल्यू का करंट जिस पर ब्रेक करेगा। तो फ्यूज में तो वो वोल्टेज होता था और यहां पर आपका एमसीबी में करंट रहेगा, तो इतना करंट जाएगा तो मेरा ट्रिप कर जाएगा। तो ये इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो रिस्पॉन्स भी करना पड़ेगा, उस करंट पर रिस्पॉन्स भी करना पड़ेगा, उस अंडर रेटेड उस जो रेटेड वैल्यू है उस पर उसको रिस्पॉन्स करना ही पड़ेगा, तब वो होगा अच्छा एमसीबी। कि इतना करंट आ रहा है जो इसका ब्रेकिंग, जैसे लिखा रहता है, ये सब कुछ लिखा रहता है, जैसे आप लोग एमसीबी खरीदे उसमें लिखा रहता है ब्रेकिंग कैपेसिटी इतना, ट्रिपिंग करंट इतना, सब कुछ लिखा रहता है ना। नॉर्मल रेटेड वैल्यू का करंट इतना, सब कुछ लिखा रहेगा। तो क्या लिखेंगे, एमसीबी शुड, इसीलिए मैं लिखवा देता ताकि आपके पास प्रॉपर नोट्स तो रहेगा। एमसीबी शुड रिस्पॉन्स, और एकदम इजी शब्दों में रहेगा, फॉर द गिवन ब्रेकिंग कैपेसिटी, जो भी उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी दिया हुआ है ना, जो जिसके लिए उसको बनाया गया, मैन्युफैक्चर किया है, कम से कम उस पर तो खड़ा उतरे, उस पर तो उसको रिस्पॉन्स करना चाहिए। हाँ, तो एमसीबी शुड रिस्पॉन्स फॉर द गिवन ब्रेकिंग कैपेसिटी, है ना, फुल स्टॉप। इट्स ब्रेक सर्किट विदाउट आर्किंग and damage of the एमसीबी, और एमसीबी को बिना डैमेज किए इसको क्या करना चाहिए, सर्किट को आसानी से और एकदम आराम से ब्रेक करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में कुछ है ना गड़बड़ी कर दे, है ना। तो इट शुड ब्रेक सर्किट विदाउट आर्किंग, आर्क भी नहीं होना चाहिए, तो आर्क यदि चिनकारी उत्पन्न होगा तो है ना फायरिंग हो जाए ना, माने फायर हो जाएगा ना, है ना, आग लग जाएगा, है ना, आग लगने का खतरा रहेगा। तो इसलिए चिंगारी नहीं उत्पन्न होना चाहिए। तो इसलिए आर्क क्वेंचिंग उसमें मीडियम रहता है, आर्क ब्रेकिंग एक्सटिंग्विशिंग मैकेनिज्म रहता है। तो इट शुड ब्रेक सर्किट विदाउट आर्किंग एंड डैमेज ऑफ एमसीबी, फुल स्टॉप। इट शुड अंडर रेटेड, इट शुड वर्क अंडर रेटेड वैल्यू, इसको उसी रेटेड वैल्यू के ही अंदर में इसको काम करना है। ये होगी इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी। दूसरा दोस्तों इसका है ट्रिपिंग टाइम, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा रहे हैं ना, तो कुछ और नहीं समझ लीजिएगा। ट्रिपिंग टाइम, दूसरा है ट्रिपिंग टाइम। तो ये इसका गुण है ट्रिपिंग टाइम। ट्रिपिंग टाइम का मतलब होता है कि एमसीबी जो हम लोग खरीद के लाए हैं
है ना, वो सर्किट को ब्रेक करेगा, माने एक कम से कम समय में, ताकि मेरा उधर जो लोड लगा है वो बच जाए, है ना। तो क्या लिखेंगे, एमसीबी शुड ट्रिप इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, है ना, कम से कम समय में सर्किट को ट्रिप कर देगा, है ना। एमसीबी शुड ट्रिप इन मिनिमम पॉसिबल टाइम, फुल स्टॉप, इट्स रेस्पॉन्स टाइम शुड बी लेस। इसका जो रेस्पॉन्स करने का, यानी जो अपना ऑपरेशन करने का जो समय है वो बहुत कम होना चाहिए, तुरंत जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ तुरंत ऑपरेट कर देना चाहिए। ये हो गया तीसरा क्या दोस्तों, ट्रिपिंग मैकेनिज्म। तीसरा इसका गुण क्या है, ट्रिपिंग मैकेनिज्म, यानी सर्किट, ये जो एमसीबी है ये रिलायबल ट्रिपिंग मैकेनिज्म, माने रिलायबल ट्रिपिंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करना चाहिए। मतलब इसमें कोई माने जैसे ऐसा नहीं कि बहुत झमझट रहेगा कि अब शॉर्ट सर्किट हुआ तो फिर वो उसमें जाएगा करंट, फिर आगे बढ़ाया जाएगा, फिर सर्किट को ब्रेक करेगा, इतना लंबा नहीं। जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ तुरंत सर्किट को ब्रेक कर दे, माने जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ हेवी करंट आया सर्किट को ब्रेक कर दो, तो इससे क्या होगा, एक भरोसा रहेगा, नहीं हाँ हम सर्किट ब्रेकर लगा तो अब निश्चिंत रह जाएंगे, हाँ अब मेरा सर्किट ब्रेकर लग गया तो अब मेरा घर का कोई भी लोड को क्षति नहीं पहुंचेगा। हाँ तो वही बोल रहे कि it should provide reliable tripping mechanism। चौथा है दोस्तों, चौथा क्या है हमारे पास, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, फिर है हमारा ओवर करंट प्रोटेक्शन। तो शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन में क्या होगा दोस्तों, जो भी एमसीबी है वो क्या करेगा, माने इमीडिएट ऑपरेशन, माने ये क्या करेगा, इमीडिएट क्या करेगा दोस्तों, रेस्पॉन्स करेगा या फिर इमीडिएट प्रोटेक्ट करेगा। जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ तो उस पर इमीडिएट ऑपरेट करेगा, इमीडिएट रेस्पॉन्स करेगा, बस तुरंत, जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ तुरंत, तो उससे हमको प्रोटेक्शन भी मिलेगा। हाँ तो इसको तुरंत प्रोटेक्शन देना चाहिए। इट शुड प्रोवाइड, देखिए सब एक ही जैसा लिख रहे हैं, एक ही लैंग्वेज में, ताकि आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगा, समझने में। इट शुड प्रोवाइड इमीडिएट प्रोटेक्शन ऑन शॉर्ट सर्किटिंग। तो ये हो गया दोस्तों, टोटल 4 को हुआ, और 4-5 को लिखा देते हैं, है ना, ताकि, और 2-3 को लिखा देते ज्यादा नहीं, ताकि आप लोग एग्जाम में कम से कम आए तो, और एग्जाम में आएगा ही पक्का, शॉर्ट एकदम इंपॉर्टेंट है, सिलेबस में लिखा गया तो हो सकता है आ जाए, है ना, तो इसलिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। तो और 2-3 को लिखा देते ताकि एक अच्छा खासा मार्क्स भी मिल जाए। 5वां है दोस्तों, 4 हो गया ना, चारों लिख लिया, 5वां है अभी जो चौथा क्या था, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, 5वां है ओवरलोडिंग प्रोटेक्शन या ओवरलोड प्रोटेक्शन। उसमें शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देता था तुरंत, इसमें ओवरलोड से प्रोटेक्शन देगा, बस सिंपल सी बात है। हाँ इसमें ओवरलोड, तो ओवरलोड करंट के हिसाब से आएगा, है ना, जितना करंट उसके आधार पर। तो ये इसका टाइप ए में 2 से 3%, 2 से 3 गुना, टाइप बी में 3 से 5 गुना, टाइप सी में 5 से 10 गुना, टाइप डी में 10 से 20 गुना। तो उसके टाइप के आधार पर इसमें ओवरलोड में प्रोटेक्शन देगा, है ना, हर एक टाइप के आधार पर इसमें प्रोटेक्शन देगा। तो ओवरलोड प्रोटेक्शन में इट शुड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोडिंग अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप, इसका टाइप के आधार पर, हाँ इसका टाइप के अनुसार, कि जिस टाइप का एमसीबी लगाए उस टाइप का, या उस आधार पर जो भी करंट उस पर रेटिंग जो है कि 2 से, टाइप ए लगा दिया एमसीबी तो 2 से 3 गुना रेटेड वैल्यू का, उससे 2 से 3 गुना करंट जाएगा तब ट्रिप करे, तो वो उसका ओवरलोड प्रोटेक्शन, तो वो उसके लिए ओवरलोड हो जाएगा। फिर टाइप डी के लिए 3 से 5 गुना, तो वो उसके लिए ओवरलोड हो जाएगा। टाइप डी के लिए 10 से 20 गुना, तो वो उसके लिए ओवरलोड हो जाएगा। अच्छा, इस तरह इसका टाइप के आधार पर ओवरलोड का जो वैल्यू है वो अलग अलग है। छठा है दोस्तों रीसेटिंग, फिर वही बात हो रहा है कि फिर से सेट कर दीजिए, है ना, मैनुअली, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया
एमसीबी गिर गया, मतलब ऑपरेशन एक बार हो गया, फिर उससे उसको रीसेट कर दिया हाथ से, फिर उसको उसका हैंडल को ऊपर कर दिए, मैंने उठा दीजिए, तो फिर से वो रीसेट हो जाएगा, है ना। अच्छा, तो रीसेट करना है, लेकिन फॉल्ट को क्लियर करने के बाद, ऐसा नहीं कि रीसेट कर दिए हैं, फॉल्ट अभी तक ये है तो रीसेट करेंगे फिर वो गिर जाएगा, रीसेट करेंगे फिर वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपका फॉल्ट बना हुआ है सर्किट में, फॉल्ट को पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद सर्किट ब्रेकर को यानी एमसीबी को, है ना, उठा दीजिए। उसके बाद फॉल्ट को क्लियर करने के बाद, ऐसा नहीं कि फॉल्ट अभी तक है ये है, घर में पता चला अच्छा एमसीबी गिर गया, क्यों गिर गया पता नहीं है, जाके उठा दो रहे एमसीबी, पर पता कीजिए कि क्यों गिर गया। हाँ, तो जैसे पता चलेगा कि अच्छा शॉर्ट सर्किट हुआ, तब ठीक है उठा दो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट कुछ समय के लिए आता है ना। हो गया, खत्म हो गया, आप उठा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ओवरलोड लगा हुआ है तो घर का लोड को बंद करो, घर का लोड को बंद, ऐसा नहीं कि जाकर के शॉर्ट इसको उठा देंगे एमसीबी को, तो वो उठेगा थोड़ी, अभी भी आपका ओवरलोड बना हुआ है, तो लोड को बंद कीजिए। हाँ, तो क्या लिखेंगे, एमसीबी शुड हैव प्रोविजन फॉर रीसेट, है ना। एमसीबी में रीसेट करने का भी प्रोविजन होना चाहिए, तब उसको हम एक उसका अच्छा हम एमसीबी बोलेंगे, ये इसका गुण होता है। सातवां और लास्ट है दोस्तों, इकोनॉमिक कॉस्ट। अब ऐसा एमसीबी बना दिए जो उसके अंदर में क्वालिटी तो बहुत अच्छा है, वो एकदम बहुत बेस्ट एमसीबी, लेकिन उसका दाम रख दिए बहुत ज्यादा, तो क्या आदमी खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा ना। हाँ, जो इंडस्ट्री है वो तो खरीद लेगा, क्योंकि उसको अपना बिजनेस करना है, लेकिन जो घर वाला है या फिर जो कमर्शियल है ना, तो वो लोग तो नहीं खरीद रहे, तो सस्ता होना चाहिए। हाँ, तो क्या लिखेंगे इसमें, एमसीबी शुड बी अवेलेबल एट लो कॉस्ट, सस्ते दाम पर। किस लिए? ताकि देखिए कोई भी प्रोटेक्शन चीज रहता है ना, कोई भी सेफ्टी का चीज, उसका दाम सस्ता रहना चाहिए, तभी ना पब्लिक खरीद पाएगा। पब्लिक के लिए ही, सेफ्टी के लिए ही बनाए यार, आप पब्लिक को ही नहीं बेचना चाहते, ये कौन सा बड़ी माने ये कौन सा बात हो गया। तो पब्लिक को बेचना है तो बेचने लायक तो दाम रखो, एफोर्डेबल रखो। हाँ, तो जैसे आप लोग देखे होंगे, है ना, टीचर्स लोग जो पढ़ाते हैं ना, यूपीएससी वगैरह वगैरह, है ना, या फिर कोई और चीज का, है ना, जेईई मेंस का तैयारी कर रहे, या फिर कोई और चीज का, तो आप उसको आईएएस बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप उसका जेईई मेंस क्लियर करवाना चाह रहे हैं, तो कम से कम एफोर्डेबल रखे, ताकि हर एक गरीब से गरीब बच्चा उस चीज को कर, माने वहां उस चीज को माने खरीद पाएगा और पढ़ पाएगा, है ना। तो एफोर्डेबल होना चाहिए, है ना, कॉस्ट एफोर्डेबल होना चाहिए, तभी ना होगा बढ़िया। आप पब्लिक के लिए भलाई के लिए काम करें, बहुत अच्छा बात है, लेकिन फिर उसके लिए उसका सीमा तक तो बनाए रखें, वहां तक कि जहां तक वो पहुंच सके। ऐसा नहीं कि आदमी का लेवल है इतना और आप दाम करके रखे इतना, तो वो कभी सोच भी नहीं सकता है। तो उसी तरीके से एमसीबी आप पब्लिक का सेफ्टी के लिए बनाए हैं, प्रोटेक्शन के लिए बनाए, तो इसका दाम भी कम से कम इतना रख दे कि पब्लिक खरीद सके। तो एमसीबी शुड बी अवेलेबल एट लो कॉस्ट सो दैट इट कैन इजिली यूज्ड फॉर डोमेस्टिक, देखिए घरेलू, है ना, घर के भी लोग खरीद सके, डोमेस्टिक एज वेल एज कमर्शियल यूज्ड, ठीक है। इसका डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी, डोमेस्टिक में भी इसको यूज किया जा सके, और कमर्शियल, है ना, ऑफिस वगैरह है वहां पर भी इसका यूज किया जा सके। तो इसीलिए इसका दाम कम रहना चाहिए, ज्यादा दाम रख करके इंडस्ट्री वाला तो खरीद लेगा, फैक्ट्री वाला तो खरीद लेगा, लेकिन कमर्शियल डोमेस्टिक ये लोग तो नहीं खरीद पाएगा ना। हाँ, तो ये इसका गुण होना चाहिए। तो एमसीबी का एक ये सब अच्छा गुण है। तो शुरू में मैंने क्या बताया आपको, शुरू में मैंने पहला जो टोटल 7 गुण मैंने बताया, टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक। पहला बताया आपका ब्रेकिंग कैपेसिटी, तो एक अच्छा खासा उसका ब्रेकिंग कैपेसिटी रहता है, जिस पर उसको रेस्पॉन्स करना ही चाहिए, अगर नहीं करना है तो फिर वो फालतू है, उसका टेस्टिंग कर लेना है, उसके बाद लगाना है एमसीबी को, है ना। अच्छा, अंडर रेटेड वैल्यू का ही करंट में उसको काम करना चाहिए, है ना। उसके बाद दूसरा मैंने बताया ट्रिपिंग टाइम, तो उसका जो ये क्या बोलते हैं, उसका जो रेस्पॉन्स करने का जो समय है वो कम से कम होना चाहिए, है ना। एमसीबी का जो रेस्पॉन्स करने का समय है वो कम से, और सर्किट को ट्रिप करने का जो टाइम है वो शुड भी मिनिमम होना चाहिए, है ना, पॉसिबल टू मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। तीसरा मैंने बताया ट्रिपिंग मैकेनिज्म, कि सर्किट एमसीबी का रिलायबल ट्रिपिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, बहुत झंझट वाला नहीं, एकदम सिंपल ट्रिपिंग मैकेनिज्म होना चाहिए, कि एकदम इस तरीके से ओवर करंट आएगा तो अचानक सर्किट माने अपने सर्किट ब्रेक कर जाएगा, एकदम नॉर्मल मैकेनिज्म होना चाहिए, ताकि आदमी का भरोसा रहे, हाँ लगा दिया हम निश्चिंत रहो, रिलायबिलिटी के लिए। चौथा मैंने बताया ट्रिपिंग
ये चौथा मैंने बताया, क्या बताया? मैंने बताया आपको, चौथा मैंने बताया आपका शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, कि एमसीबी शॉर्ट सर्किट से भी प्रोटेक्ट तुरंत करे, एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है लेकिन तुरंत करना है, एकदम मिली सेकंड्स में, तो वो बढ़िया रहेगा। फिर मैंने बताया आपको क्या, ओवरलोड प्रोटेक्शन, है ना। ओवरलोड फिर वही बताया कि इसमें ओवरलोड जैसे होगा तो इसका टाइप के अनुसार, जिस टाइप का एमसीबी लगा है उस टाइप का ओवरलोड होगा तब ये ट्रिप करना चाहिए, तो वो भी हो गया। पांचवा मैंने अभी आपको बताया था, ये ओवरलोड प्रोटेक्शन हो गया। छठा रीसेट, है ना, मैनुअली उसको रीसेट करने का प्रोविजन रहना चाहिए। इकोनॉमी कॉस्ट, उसका दाम सस्ता रहना चाहिए। बस दोस्तों आज का वीडियो हो गया कंप्लीट। आई होप कि आपको इतना पढ़े, स्क्रीनशॉट लीजिए और कॉपी में लिख लीजिए 1 2 3। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया, समझ में आया, इन्फॉर्मेटिव लगा, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो एक लाइक तो बनता है हमारे मेहनत पर, एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब तो कर ही देना है, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। इसके लिए बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लेना है, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी कुछ फायदा हो जाए इस वीडियो से। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।